दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनजान है कोई में। मेरा नाम है आकाश और आप सुन रहे हैं अनजान है कोई। दोस्तों, पिछली कड़ी का ये दूसरा भाग है और अगर आपने अभी तक उसे नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर सुनिए। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये सारी घटनाएं मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए इस कॉलेज को आज 70 साल से अधिक हो गए हैं और आज यहाँ पहले से अधिक आबादी हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी साथ नहीं छोड़ती और आपके ना चाहते हुए भी वो आपके आसपास मौजूद रहकर आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। यह बात साल 1990 के आसपास की है। हॉस्टल नंबर 6 में एक साधारण सा लड़का रजत पढ़ाई करने आया था, अपने घर परिवार से दूर अपने सपनों को पूरा करने। लेकिन कई बार हमारी मंजिल बीच रास्ते में कब बदल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। रजत दिन रात एक किए हुए था। हॉस्टल नंबर 6 का कमरा नंबर 50 हॉस्टल में ऊपर आती सीढ़ियों के सबसे नजदीक था। रजत एक निडर इंसान था और अक्सर अकेले ही रात को भी सुनसान हॉस्टल में कहीं भी घूमने निकल जाता था। लेकिन उसके रूम की खिड़की से दिखाई देता शमशान घाट और उस शमशान में अक्सर दिखते तांत्रिक उसके अंदर कौतूहल बनाए हुए थे। और ऐसा हर इंसान के साथ होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन परेशानी तब आती है जब हम उन चीज़ों को जानने और उनसे छिड़काने की कोशिश करने लगते हैं जिनसे हम पूरी तरह वाकिफ नहीं होते। एक रात रजत को शमशान से लगातार कुछ आवाज़ें आती सुनाई दे रही थी। रात के सन्नाटे में आती वो आवाज़ें साधारण नहीं थी। पता नहीं रजत को क्या हुआ, वो हॉस्टल के बाहर निकलकर शमशान की ओर बढ़ने लगा। शमशान में उस रात उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन अब रजत अक्सर ही शमशान में उन तांत्रिकों के पास जाने लगा था और पता नहीं कैसे उसने कुछ तंत्र टोटके भी उनसे सीख लिए थे। हॉस्टल में उसके दोस्तों को भी उसका व्यवहार बहुत अजीब लगने लगा था। एक सुबह रजत का रूममेट, जो कभी कभी सुबह सुबह घूमने जाया करता था, रजत के रूममेट ने देखा रजत अपने पलंग पर आराम से सो रहा था। रूममेट कमरे से बाहर निकला ही था कि सीढ़ियों के पास उसे रजत मिला। रजत ने भी आदतन अपने रूममेट से कहा, और हीरो घूमने जा रहा है। इतना देखना था कि रजत का रूममेट भागकर सीधा अपने कमरे में वापस आया तो वहां कोई नहीं था। तुरंत ही वो वापस भागकर सीढ़ियों की तरफ भागा तो वहां भी कोई नहीं था। और इनको चंद पलों में जो कुछ उस रूममेट के साथ हुआ और जो कुछ उसने देखा उसको कुछ समझ नहीं आया। उसका सर बहुत भारी सा होने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। लेकिन उस घटना के बाद रजत गायब हो गया। उसके बाद रजत अक्सर हॉस्टल में बाकी लड़कों को यूं ही कभी कभी दिखाई देने लगा, खासकर रूम नंबर 50 के पास वाली सीढ़ियों पर। रजत कभी कभी रात को मैदान में घूमता दिखाई देता तो कभी हॉस्टल के कॉरिडोर में। रूम नंबर 50 के पास से जब भी कोई अकेला शाम को या रात को निकलता उसे ऐसा एहसास होता जैसे उसके साथ साथ कोई और भी है। और ये एहसास इतना ज़्यादा होता कि सर दर्द और घबराहट जैसा महसूस होने लगता। और ऐसा लगभग सभी लड़कों के साथ हुआ। फिर कुछ समय बाद हॉस्टल प्रशासन से बात करके हॉस्टल के छात्रों द्वारा एक शिव मंदिर की स्थापना की गई और तब से इन सब घटनाओं में बिल्कुल ही कमी आ गई। साल 1947 में जब इसी कॉलेज की स्थापना की गई थी, तभी से हरलाल हॉस्टल के लड़कों का खाना बनाते थे। हरलाल एक सीधा सच्चा इंसान था। बहुत खुशी से और आत्मीयता से हॉस्टल के लड़कों को खाना खिलाता था। वैसे तो हरलाल ने कई घटनाओं का जिक्र किया था, लेकिन एक ऐसी घटना थी जिसका जिक्र वो अक्सर किया करता था। हरलाल लगभग रोज ही जो कुछ भी खाना बच जाता था उसे आसपास के जानवरों के लिए हॉस्टल के पीछे वाले गेट के पास डाल देता था। उसी गेट से कुछ ही दूरी पर शमशान है।
लेकिन एक बार कुछ ऐसा उसके साथ हुआ जो उसकी यादों में आज तक है। उस समय हरलाल को पिछले कुछ दिनों से हर रोज एक लाल साड़ी पहने औरत दिखाई देने लगी। वो दूर शमशान के किनारे खड़ी उसकी तरफ घूरती रहती। बहुत ही कम रोशनी के कारण कुछ साफ साफ तो दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन एक रोज हरलाल ने देखा कि लगभग 200 फीट दूर वही लाल साड़ी में औरत खड़ी हुई है। रात होने से एकदम साफ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन हर रोज की तरह ही हरलाल ने ध्यान न देकर अपना काम करना ही सही समझा। तभी हरलाल का ध्यान फिर से उसी ओर गया और लाल साड़ी वाली वह औरत कुछ ही सेकंड में अब पहले से काफी पास आ चुकी थी। इतने जल्दी इतना फासला तय करने से हरलाल समझ चुका था कि जरूर ये कोई ऊपरी चीज है। उसने जल्दी से झुककर बाकी का खाना वहीं डाला और जैसे ही वो उठा, सामने वो औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें किसी भी इंसान की हालत बिगाड़ सकती थी। हरलाल था तो बुजुर्ग, लेकिन हिम्मत वाला था। उसने तिरछी नजरों से देख लिया था कि उस औरत के पांव उल्टे हैं। उस औरत ने नीचे जानवरों के लिए पड़ा हुआ खाना खाया और फिर किसी जंगली जानवर जैसे गुर्रा कर बोली, और चाहिए, और चाहिए खाना, मुझे बहुत भूख लगी है। हरलाल तो जैसे वहीं जम गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके बोला, चल भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। और वो औरत जिस तरह से अचानक सामने आई थी, वैसे ही ओझल हो गई। हरलाल कहता था, ये अनजान चीजें तब तक आप पर हावी नहीं हो सकती जब तक आप कमजोर ना हो। आपका डर ही इनकी ताकत होती है। हरलाल ने यह भी कहा कि हॉस्टल के अंदर बना वो शिव मंदिर भी एक वजह था कि उस रात वो चुड़ैल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये घटना आज से कुछ 12-13 साल पहले की है। सचिन एक अच्छा लड़का था और इसी अंग्रेजों के बनाए कॉलेज के एक हॉस्टल में रहता था। ये बात तब की है, रिलायंस के मोबाइल से रात 11 से सुबह 6 बजे तक फ्री कॉलिंग होती थी। और जैसा अक्सर होता है, कॉलेज में लोग इतनी बातें किया करते थे। उस समय तो ये एक नई और एक अच्छी सुविधा भी थी। खैर, सचिन वैसे तो रात को अक्सर फ़ोन पर देर रात तक बातें करता था और अक्सर अपने हॉस्टल के सामने ही रहता था, लेकिन कई बार हमारा ध्यान किसी अजीब और अनजान शक्तियों की तरफ जाता ही नहीं और कई बार हमसे वो नज़रअंदाज हो जाती और वो हमारे आसपास होती तो लेकिन हम समझ नहीं पाते। ऐसे ही एक रात सचिन बातों में इतना खो गया कि हॉस्टल से टहलते टहलते दूर निकल आया था। दिन भर की भयंकर गर्मी के बाद रात को चल रही हवा से सुकून सा मिल रहा था और इसलिए कुछ और लड़के भी बाहर टहल रहे थे। हॉस्टल के बाहर लगी लाइट और कमरों से आती मध्यम रोशनी फैली हुई थी। सचिन और लड़कों से दूरी बनाने के चक्कर में पता नहीं कब उन घने पेड़ों के आसपास आ गया, उसे पता भी नहीं चला। हॉस्टल के बाहर लगी लाइट और कमरों से आती मध्यम रोशनी फैली हुई थी। जब आप अंधेरे में थोड़ी देर रहते हैं तो आंखें अपने आप कम रोशनी में भी देख पाती हैं और एक अंदाजा तो लग ही जाता है। तभी सचिन को ऐसा लगा कि उसके कदमों के साथ साथ एक और आवाज़ आ रही है। उसने कुछ पलों के लिए मोबाइल अपने कान से हटाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। वो टहलते टहलते ही बातें कर रहा था। वो कुछ 10 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। उसने फिर नज़रअंदाज किया और बातों में लगे हुए सचिन को समय के साथ साथ ये अंदाजा भी नहीं था कि वो किस तरफ निकल आया है कि तभी पीछे से किसी ने धीमी सी आवाज में उसका नाम लेकर पुकारा, सचिन, सचिन। 2 बार अपना नाम सुनने के बाद अब सचिन को समझ आया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने फ़ोन पर बाय और गुड नाइट कहा और जैसे ही उसका ध्यान आसपास गया,
उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। अब उसे एहसास हुआ कि वो उस रेलवे ट्रैक से बस 10-15 फीट दूर ही खड़ा है और उस रेलवे लाइन के उस पार शमशान का अजीब सा सन्नाटा जैसे उसे ही देख रहा था। अब सचिन को समझ आया कि क्यों उसको बार बार ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई और भी चल रहा है। उसने तुरंत अपने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 1:45 बज रहे थे कि तभी उसके पीछे से वही आवाज आई, सचिन। हालांकि सचिन एक निडर लड़का था, मगर जब हालात और माहौल ऐसे बन जाए तो कोई भी डरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन सचिन को उसके दादाजी ने एक बात बताई थी और वो उसे याद थी, अगर कभी ऐसी किसी चीज से पाला पड़े तो बस पीछे मुड़कर मत देखना, आगे बढ़ते रहना। लेकिन यहाँ हालात ये थे, सचिन जानता था कि हॉस्टल जाने के लिए उसे बाईं ओर तो मुड़ना ही पड़ेगा। सचिन कुछ 4-5 कदम आगे बढ़ा और फिर हिम्मत करके बाएं मुड़ा और तेजी से अपने कदम हॉस्टल की तरफ बढ़ाने लगा। उसने तिरछी नजरों से देखने की कोशिश भी की। उस अंधेरे में कुछ धुंधला सा, एक काला सा साया और एक गंदी बदबू। जब आप ऐसे हालातों में होते हैं तो जरा सा फासला भी मीलों सा समझ आता है और वो कुछ चंद पल सदियों से लगते हैं। सचिन के दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। उसकी आवाज़ तो जैसे हलक में ही रह गई थी और वो चाह कर भी मदद के लिए चिल्ला नहीं पा रहा था। सचिन के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज़ों से उसका शरीर पसीने से तर हो चुका था। सचिन इतना चला ही था कि आगे हॉस्टल की साइड वाला हिस्सा, जिससे परछाई बन जाती थी, जहां बिल्कुल अंधेरा था, वैसे तो वो परछाई सिर्फ 20 या 30 कदमों की ही होगी। लेकिन ऐसी हालत में सचिन ने हिम्मत जुटाई और दौड़ लगा दी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो चाहे कुछ भी कर लो, मुसीबत टाली नहीं जा सकती। सचिन आधी परछाई पार कर ही गया था कि तभी उसके पैर जरा से लड़खड़ाए और उसकी शर्ट के ऊपर वाले जेब में रखा उसका मोबाइल नीचे गिर गया। सचिन को एक झटका सा लगा। वो वहीं रुक गया और अंधेरा होने से जमीन पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सचिन की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उसको 1-2 सेकंड में ही निर्णय लेना था कि पीछे मुड़कर मोबाइल देखे या भाग निकले। और ऐसे हालातों में अक्सर लोग गलत निर्णय ही लेते देखे गए हैं। सचिन पलटा और 2 कदम बस आगे बढ़ा होगा, उसकी पाँव में पहनी हुई स्लीपर से कुछ टकराया। सचिन भी फुर्ती से झुका और अंधेरे में मोबाइल टटोलने लगा और उसके हाथ मोबाइल आया ही था कि उसके दाएं कान में आवाज आई, सचिन, और एक तेज बदबू। सचिन का पूरा शरीर कांप रहा था। सचिन ने भी अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और पलटकर कुछ आगे तक बेतरतीब भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद सचिन ने हाँफते हुए एक जगह रुककर आंखें खोली और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने वही रेलवे लाइन थी और तभी पीछे से वही आवाज आई, सचिन, और एक हाथ उसकी पीठ पर उसको महसूस हुआ। सचिन की एक चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गया। 4-5 मिनट में घटी ये घटना सचिन को आज भी याद है। उस रात सचिन की चीख सुनकर कोई उसका सीनियर भागकर उस तरफ आया और फिर 2 दिन बाद ही सचिन की आंखें हॉस्पिटल में खुली। दोस्तों, हॉस्टल की सच्ची भूतिया घटनाओं की इस कड़ी में आज इतना ही। आगे और भी कड़ियाँ आती रहेंगी। ये घटनाएं सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी ऐसे ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल अनजान है कोई से। धन्यवाद।